हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी। आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का वर्गीकरण, राज्य का स्वरूप, सरकार का स्वरूप, इन विषयों पर चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। राजनीति विज्ञान के जो अध्येता हैं, जो छात्र हैं, जो साइंस या वाणिज्य पढ़ के आए हैं, उन्हें यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जब वह बीए में राजनीति विज्ञान लेते हैं या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जब आप राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं तो उसके कई ऐसे शब्द हैं जो कि आपको काफ़ी ही परेशानी में डाल देता है। तो उनको ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे राजनीति विज्ञान की गणतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, निरंकुश तंत्र क्या है, तानाशाही व्यवस्था क्या है, कुलीन तंत्र क्या है, या उसी तरह से धनिक तंत्र किसे कहते हैं, प्रजातंत्र किसे कहते हैं, तो ये एकात्मक शासन क्या है, संघात्मक शासन क्या है, संसदीय व्यवस्था क्या है, अध्यक्षीय व्यवस्था क्या है। इन तरह के कई ऐसे चीज शब्दावली, राजनीतिक शब्दावली हैं जिसको समझना जरूरी है। उसको समझने के लिए हमने 3 तरह की बात लिया है। राज्य का एक वर्गीकरण करने की कोशिश किया, फिर राज्य के स्वरूप के रूप में हम देखेंगे और सरकार के स्वरूप के रूप में देखेंगे। तो इसलिए मैं फिर से यही बोलूँगा कि राजनीति विज्ञान के जो अध्येता हैं, जो छात्र हैं, जो राजनीति विज्ञान में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही उपयोगी है। आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले राज्य का वर्गीकरण को अगर हम देखें, सामान्यतः मैंने अरस्तु से उठाया है कि अरस्तु ने जो संविधान का वर्गीकरण किया, 158 देशों के संविधानों को अध्ययन करके जो वर्गीकरण किया है, वह सामान्यतः वह राज्य का वर्गीकरण है। और उसको हम अगर वर्गीकरण करें कि अगर शासकों की संख्या को देखें कि अगर एक व्यक्ति का शासन है और वह शासन जो है समान हित और सत्ता का स्वाभाविक रूप है, तो उसमें से 2 तरह की चीज़ें देखने को मिलते हैं, एक राजतंत्र, दूसरा गणतंत्र। राजतंत्र मतलब होता है कि जो एक व्यक्ति का शासन हो और उस पर जो है अनिवार्य रूप से वंशानुगत से अगर वह शासक नियुक्त होता है, यानी पिता है, उसके बेटे या बेटी फिर से गद्दी पर बैठते हैं, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी वही परिवार के सदस्य अगर उस गद्दी पर शासन के अंग बनते हैं या राजा बनते हैं, तो उस तरह की व्यवस्था को हम जो है राजतंत्र कहते हैं। इसका इंग्लैंड जो है या ब्रिटेन जिसे या यूनाइटेड किंगडम जो कह सकते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा होता है गणतंत्र। तो स्वाभाविक है कि राजतंत्र में वंशानुगत जो है, जो गद्दी पर बैठते हैं, शासक चुने जाते हैं या नहीं बल्कि शासक बनते हैं। गणतंत्र में गण मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, जनता का शासन को गणतंत्र कहा जाता है। गणतंत्र में जो प्रमुख शासक होते हैं वह जनता के प्रतिनिधि होते हैं, भले इसका चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। जैसे अमेरिका को देख सकते हैं कि अमेरिका में गणतंत्र है, यहाँ वहाँ का प्रमुख शासक राष्ट्रपति है। भारत में भी गणतंत्र है, क्योंकि भारत के जो प्रमुख शासन है, शासन का जो वागडोर है वह राष्ट्रपति के हाथ में दिया गया है। तो इसलिए जो है, जो भारत में क्या है, एक गणतंत्र व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ, समझ में आ गया होगा कि राजतंत्र में वंशानुगत और गणतंत्र में जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासक होते हैं और उसकी संख्या क्या होती है, एक व्यक्ति का शासन होता है। गणतंत्र में हम कहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र है, लेकिन शासन जो है भारतीय संविधान में देखेंगे कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो इस तरह से हम एक ही व्यक्ति के अंतर्गत वो शासन रहता है। व्यवहार में भले ही जो है वह लोकतंत्र है तो जनता के का शासन हो जाता है। तो हम उसको यहाँ समझ गए कि राजतंत्र और गणतंत्र क्या है। लेकिन वह जब विकृत रूप हो जाता है, एक व्यक्ति का जो शासक होते हैं वह निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्ता में अगर वो रहते हैं, जिसको विकृत सत्ता का रूप कहते हैं, तो वो अधिनायक तंत्र होता है। वह किसी की बात नहीं मानता, उसी को निरंकुश तंत्र भी कहा जाता है, या आताताई तंत्र या तानाशाही शासन व्यवस्था। इस तरह के शब्दावलियों का जो है प्रयोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करने को मिलता है। या विभिन्न न्यूज़पेपर में
या फिर टीवी के माध्यम में आपको सुनने को ये सारे चीज़ें मिलेगा। तो यानी अधिनायक तंत्र कह रहा है मतलब वहाँ का जो शासक है वह निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए शासन कर रहा है, जनता को हित को जो है जो ध्यान में रख कर कोई भी काम नहीं कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यक्तियों का अगर शासन है और वह सामान्य हित में है यानी जनता के अनुकूल है तो वह कुलीन तंत्र होता है, या उसको अभिजन तंत्र भी कहते हैं या संभ्रांत तंत्र भी कहते हैं, इलिट वर्ग कहा जाता है। और वही अगर विकृत रूप हो जाता है वह कुलीन वर्ग या के जो लोग हैं या कुछ व्यक्तियों का जो शासन है वह जो है अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अगर शासन करता है तो वह गुटतंत्र कहलाता है, वर्गतंत्र कहलाता है, या धनिक तंत्र के रूप नाम भी उसे दिया जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि अगर बहुसंख्यक व्यक्तियों का शासन जो है उसको प्रजातंत्र आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। अरस्तु ने इसे संयत प्रजातंत्र कहा है या संवैधानिक तंत्र भी कहते हैं। जहाँ संविधान के अनुसार शासन चलता है उसे संविधानवाद कहा जाता है कि यहाँ संविधानवाद है, वह संविधान लोकतांत्रिक हो। तो इस तरह की बातें जो है जो देखने को मिलता है। लेकिन वही जब निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए होने लगता है तो उसे सामान्यतः ये अरस्तु ने जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र कहते हैं, लेकिन आलोचक इसको भीड़तंत्र के रूप में दिया जाता है। वर्तमान समय में जो है जनतंत्र, लोकतंत्र और प्रजातंत्र तीनों का समान अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग जो बताएंगे कि राजतंत्र में प्रजातंत्र होते हैं, राजा का प्रजा होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यानी राजतंत्र में क्या होता है कि व्यक्ति क्या होते हैं वह वंशानुगत आता है, और जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र के जो शासक होते हैं वह जनता द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होता है। अब जब हम चुने हुए प्रतिनिधियों के शासन की बात करते हैं तो सामान्यतः अगर हम विश्व की व्यवस्था, शासन व्यवस्था पर अवलोकन करें तो हमें दो तरह की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। एक उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था और दूसरा साम्यवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है। दोनों व्यवस्था में वंशानुगत शासक नहीं बनते बल्कि जनता चुनती है। तो उदारवादी शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें एक से अधिक दल होते हैं, उनमें से किसी एक को चुना जाता है, जबकि साम्यवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक ही दल के लोग खड़े होते हैं और उसे एक निर्धारित मत प्राप्त करना पड़ता है और उन्हीं में से चुना जाता है। अगर वह हार जाते हैं, निर्धारित मत नहीं प्राप्त कर सकते, तो पुनः दूसरे व्यक्ति को चुनाव में खड़े किए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चुनना नहीं होता है, वहाँ पर जो है उसी के बीच उसका चुनाव होता है। तो अक्सर जब हम चुनाव करते हैं तो उसमें विकल्प का होना जरूरी है। इसीलिए साम्यवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कुछ आलोचकों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा इसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं मानते हैं। उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जो है सामान्यतः जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था मानते हैं। इसमें खुलापन रहता है, आर्थिक उदारीकरण की बातें रहती है। इसमें जो है जो साम्यवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि आर्थिक को जो अर्थ पर जो है समाज का कंट्रोल की बात करता है। इसमें जो है धीरे धीरे सामाजिक आर्थिक समानता लाने की बात होती है, जबकि इस साम्यवादी व्यवस्था में जोर ज़बरदस्ती से कह सकते हैं कि आर्थिक समानता लाने की बात की जाती है। तो ये सारी कुछ अवधारणाएं जो है आप देखें कि राज्य के वर्गीकरण के द्वारा स्पष्ट करने की यहाँ पर कोशिश किया गया। अब आगे हम चलते हैं। शासन के स्वरूप को अगर हम देखें तो शासन के स्वरूप को हम जब देखते हैं तो उसको सामान्यतः जो है शासन का स्वरूप कहें, कभी कभी जो है कुछ लोग इसको राज्य का स्वरूप कहते हैं, कुछ लोग सरकार का स्वरूप कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि दोनों में थोड़ा सा अंतर हम कर रहे हैं। राज्य का जब हम स्वरूप कहेंगे तो राज्य का जो स्वरूप है वह क्या होता है, एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था। और सरकार का जब हम स्वरूप की बात करते हैं तो ये संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार कहलाता है। तो हम इस दोनों में अंतर करते हैं। एकात्मक शासन में क्या होता है, जो राज्य का स्वरूप है
कि जैसे यहाँ पे हमने इंग्लैंड का, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम कहेंगे, उसको हम ले सकते हैं। जब यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड में जब वेल्स मिला तो ये ब्रिटेन कहलाया। इसमें स्कॉटलैंड यहाँ पे है, स्कॉटलैंड मिल गया तो ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाया। और यहाँ पर से आयरलैंड, पहले पूरा आयरलैंड था, बाद में उत्तरी आयरलैंड जब इसके अंग रह गए तो इसको जो है यूनाइटेड किंगडम कहा गया। तो इस तरह से इसका जो भी नाम है, अभी भी हम देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में 4 हैं, इंग्लैंड हैं, स्कॉटलैंड है, वेल्स हैं और उत्तरी आयरलैंड है। ये चारों की झंडे को मिलाकर ये जो है यूनियन जैक जो है, जो यूनाइटेड किंगडम का बना है। लेकिन यहाँ पर पूरा शासन जो है ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के जो राजा हैं उन्हीं का है। यहाँ पे अभी रानी है तो उनका ही इन क्षेत्रों पर पूरा शासन है। इसलिए अगर पूरे देश पर शासन एक ही जगह से एकीकृत होता है तो वह एकात्मक व्यवस्था होती है। वहाँ एक ही कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, विधायिका होती है। अलग अलग प्रांतों की अलग से कार्यपालिका नहीं होती, भले प्रशासनिक व्यवस्था हो लेकिन अलग से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जो सरकार के ये 3 अंग हैं वो अलग से नहीं होते हैं। तो ये एकात्मक शासन हो गया। और संघात्मक शासन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, थोड़ा सा अमेरिका का ये भी भाग है। तो इसमें क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका जब शुरू में प्रारंभ में 13 छोटे छोटे राज्य थे या प्रांत थे, इकाई थी, वह सभी मिलकर जो है एक संघ बनाया, परिसंघ और संघ कह सकते हैं कि संघ बनाया। तो वह यूनाइटेड हुआ, यूनाइटेड इससे ये संघात्मक व्यवस्था हुई। वर्तमान में अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिका का ये 50 गणराज्य हैं और सभी राज्यों के का अलग से संविधान होता है। सभी के अपने अपने जो है नागरिकता अलग अलग के, अमेरिका की नागरिकता अलग से होंगे और किसी एक जो 50 राज्य हैं राज्यों की नागरिकता अलग से होती है। उनकी जो है न्यायपालिका अलग होती है, संविधान अलग होते हैं, नागरिक अलग होते हैं। तो ये सारी अलग अलग व्यवस्था, दोहरी शासन व्यवस्था इसमें देखने को मिलती है। संघात्मक शासन में दोहरा न्याय व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था होती है, विधायिका होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत देखी जाती है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसमें वर्तमान में 50 राज्य हैं। प्रारंभ में बनने के समय जो है इसमें 13 राज्य थे। तो ये हम यहाँ पे होगा कि ये राज्य का स्वरूप हुआ कि राज्य के 2 स्वरूप होते हैं, एकात्मक और संघात्मक। दुनिया में और कहीं भी जाएंगे तो इसी का मिश्रित रूप देखने को मिलेगा। जैसे भारत में भी अगर हम देखेंगे तो इन दोनों व्यवस्था का मिश्रित रूप है, एकात्मक का भी और संघात्मक व्यवस्था, दोनों व्यवस्था का मिश्रित रूप है। जैसे भारत में एक ही संविधान है, एक ही झंडे हैं, एक ही न्यायपालिका, ये सब एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। वहीं संघात्मक का एक भारत में जो 28 राज्य हैं और राज्य अलग अलग राज्य हैं लेकिन नागरिकता एक ही है। तो यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया है। तो यहाँ पे दोनों की मिश्रित रूप देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे एकात्मक व्यवस्था है, राजतंत्र। ब्रिटेन में अगर हम देखते हैं तो राजतंत्र के साथ साथ वहाँ प्रजातंत्र भी है। राजा है लेकिन जो है वहाँ उसका चुनाव, जो सरकार जो बनती है वह जो है जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के अंतर्गत है। तो संसदीय है। उसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आते हैं कि जब हम सरकार के स्वरूप को हम देखते हैं तो सरकार के स्वरूप में हम क्या देखेंगे कि 2 तरह की होती है। एक संसदात्मक सरकार होती है, दूसरा अध्यक्षात्मक सरकार होती है। सामान्यतः जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग होते हैं। और 3 अंग में से विशेष रूप से विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। तो इस तरह की शासन व्यवस्था जहाँ पाए जाते हैं, न्यायपालिका स्वतंत्र होते हैं तो उसे संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और यह जो है चीज़ें इंग्लैंड में यानी यूनाइटेड किंगडम में जो है जिस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है, वहाँ पर जो है जो कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच क्या है, घनिष्ठ संबंध है। यानी विधायिका के ही अंग कार्यपालिका में आते हैं।
दूसरी बात संसदीय व्यवस्था में ये है कि यहाँ दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक संवैधानिक कार्यपालिका जैसे इंग्लैंड में राजा होते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के पास होता है। तो इस तरह से संसदीय शासन व्यवस्था जो है, सरकार जो है में जो है ये दो चीज़ें मुख्य चीज़ें हैं कि सरकार जो होते हैं विधायिका कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, कार्यपालिका जो है जो निर्वाचित कार्यपालिका होते हैं वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में अगर हम देखें तो ये चीज़ें संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में जो है राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यपालिका है, जबकि मंत्री परिषद होते हैं जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं, वो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में यानी भूमिका निभाते हैं, और मंत्री परिषद के सारे सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। तो ये चीज़ें जो है जो हम संसदीय शासन व्यवस्था में देखी जाती है। यहाँ पर विधायिका कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध। जस्ट इसके उल्टा होता है अध्यक्षीय सरकार में। क्या होता है कि सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग होते हैं। तीनों अपने अपने विधायिका का काम है विधि बनाना, कार्यपालिका का काम है कार्य में परिणत करना, और न्यायपालिका का काम है न्याय करना। और तीनों के समय काल निश्चित होते हैं, बीच में ये डिजॉल्व नहीं होते हैं, और तीनों जो है जो अपना अपने क्षेत्र में काम करते हैं। भले ही व्यवहार में जब अमेरिका में ये चीज़ें देखने को मिला, जब अमेरिका में यह लागू किया गया तो बहुत तरह की बाधाएँ आने लगी, तो उसके लिए कुछ जो है शक्ति यानी संतुलन का जो है अवरोध और संतुलन का सिद्धांत वहाँ धीरे धीरे विकसित हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम लोग समझ गए। और इस तरह से वहाँ पे अमेरिका में क्या है, गणतंत्र है और वहाँ प्रजातंत्र है। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर रखना है कि राजतंत्र में भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो सकती है और गणतंत्र में भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था। अंतर ये है कि राजतंत्र में वंशानुगत होता है, गणतंत्र में का जो शासक प्रमुख शासक होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं। भारत में ये सारी व्यवस्थाओं का यानी यहाँ पर देखेंगे गणतंत्र, प्रजातंत्र, संसदीय, एकात्मक, अध्यक्षीय, संघात्मक, अध्यक्षात्मक, ये सब का मिश्रित रूप है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सारे दुनिया के सारे देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद जो भारत के अनुकूल पाया गया या भारत के लिए उपयोगी वो सारे तत्व को इसमें जोड़ा गया।